निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था अगस्त 1946 ईस्वी में। इसमें वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, जिसके उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसमें सिराज गोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, और एस राधाकृष्णन को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देशी रियासत से वार्ता करने के लिए रियासत समिति का अध्यक्ष बनाए गए थे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, और दूसरे सदस्य थे एन गोपालास्वामी अयंकर, जबकि तीसरे सदस्य थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे सदस्य थे डॉक्टर के एम मुंशी, पांचवें सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे सदस्य थे एन माधव राव, जो बी एल मित्र के स्वास्थ्य खराब हो जाने की जगह पर एन माधव राव का चयन हुआ था, और जबकि सातवें सदस्य थे टी टी कृष्णमाचारी, जो डी पी खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद उनके जगह पर लिए गए थे, टी टी कृष्णमाचारी। पांचवें नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। जबकि अनुच्छेद 249 भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 249 में है कि राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति कौन प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249। और 252 भी इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 252 में राज्य सूची के विषय पर आपात की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 252 आपात की स्थिति में 252 के तहत संसद कानून बना सकता है राज्य सूची के विषय पर। और जबकि 249 में क्या है कि राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद कानून बनाने की शक्ति देता है संसद को। तब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट, जो कि ये बड़ा निकोबार द्वीप समूह में है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है, जो भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है म्यांमार से अधिकतम स्पर्श करती है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश अधोलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब और सिक्किम से एक ही अक्षांश रेखा गुजरता है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर पड़ता है, जो कि गुजरात में है, और उसका नाम है गोहर मोती, जो कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है। और ये कितना पर देशांतर पर पड़ता है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर पड़ता है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में विद्यमान निम्नलिखित
भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले धरवाड़ है, तब फिर कुडप्पा, तब विंध्यन, तब गोंडवाना। धरवाड़ का प्री कैम्ब्रियन काल में निर्माण हुआ था, जबकि उसके बाद कुडप्पा है, और जबकि विंध्यन जो है इसका कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था, जबकि गोंडवाना जो है जुरासिक युग के आसपास है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना नायक हेक्टर मुनेरो था और मुगल शासक और नवाबों के बीच में हुआ था। मुगल शासक और नवाब की संयुक्त सेना थी, और जबकि एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना नायक हेक्टर मुनेरो था। इन लोगों के बीच हुई थी, जिसमें मुगल शासक और नवाबों की हार हुई थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। इसका सही आंसर होगा बक्सर का युद्ध। जबकि प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। जबकि पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेसिन की संधि। बेसिन की संधि जो हुई थी 31 दिसंबर 1802 को हुई थी। और बेसिन की संधि किन के बीच हुई थी? तो मराठों की ही एक शाखा थी होलकर और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। बाजीराव द्वितीय जो था मराठों का 8वां पेशवा था और अंतिम पेशवा था। तो बेसिन की संधि हुई थी होलकर और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। सालभाई की संधि जो थी यह 17 मई 1782 को हुई थी। यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए सालभाई की संधि की गई थी। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलीवर्दी खां। अलवर्दी खां बंगाल का नवाब 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब था। अलवर्दी खां जो था अंग्रेजों के साथ बड़े अच्छे संबंध थे अलवर्दी खां के, फिर भी अलवर्दी खां ने अंग्रेजों को किलेबंदी करने नहीं दिया था। अलवर्दी खां ने ही अंग्रेजों के विषय में कहा था कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे, यदि इन्हें छेड़ा गया तो काट काट कर मार देंगे। तो मधुमक्खियों से तुलना कौन किया था? तो अलवर्दी खां ने किया था अंग्रेजों की। 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस अंग्रेज गवर्नर का कथन है कि आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने कहा था कि पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है। अब कब कहा था इसको थोड़ा हम लोग जानते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का प्रस्ताव जो है टीपू सुल्तान के पास भेजा था, लेकिन टीपू सुल्तान ने क्या किया? सहायक संधि करने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेजली के बीच में हुआ था। टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेजली के बीच में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को मारा गया। और इस युद्ध को जीतने के बाद लॉर्ड वेलेजली ने दम भरे शब्दों में कहा था कि पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली। 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बैंकों को अपने रोकड़ से और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसएलआर। एसएलआर का मतलब होता है वैधानिक तरलता अनुपात, जो कि सभी बैंकों को अपने पास एक निश्चित अनुपात में रखना पड़ता है। नगद के बैंक जो है एसएलआर को नगद के रूप में भी रख सकते हैं और गैर नगद के रूप में भी रख सकते हैं। गैर नगद के रूप में सोना और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में बैंक रख सकते हैं।
जो कि सभी बैंकों को रखना एकदम अनिवार्य है। 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती है? तो मुद्रास्फीति की दरें थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोक मूल्य सूचकांक। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की दर को मापा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक का एक आधार वर्ष होता है, जो कि भारत में इसका आधार वर्ष है 2011 से 12, और थोक मूल्य सूचकांक को हर हफ्ते गणना की जाती है, जिसके आधार पर महंगाई दर का निर्धारण होता है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड के रूप में। क्रेडिट कार्ड के रूप में स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को भी प्लास्टिक मनी कहा जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। M1 में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकों के पास काल जमा राशियाँ। बैंकों के पास काल जमा राशियाँ को शामिल नहीं किया जाता है। M1 जो है एक मुद्रा का प्रकार है। RBI के पास बाजार में मुद्रा को नापने के लिए 4 तरीके हैं, जिसमें पहला है M1, दूसरा M2, तीसरा है M3, चौथा है M4। ये चारों क्या है? मुद्रा को नापने का तरीका है, जिसमें M1 में आता है जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग राशियाँ, बैंकों के पास जो मांग राशियाँ हैं वो आ जाएगा, जनता के पास करेंसी आ जाएगा, और रिजर्व बैंक के पास जमा राशि आ जाएगा। ये तीनों आता है M1 में, ये तीनों आएगा M1 में, जबकि बैंकों के पास काल जमा राशियाँ M1 के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकों के पास काल जमा राशियाँ। इसका आंसर यही होगा कि बैंकों के पास काल जमा राशियाँ M1 के अंतर्गत नहीं आता है। 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आवेग का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन सेकेंड। आवेग किसे कहते हैं, इसको थोड़ा हम लोग जान जाते हैं। जब कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के अंतराल के लिए लगाया जाता है तो बल और समय के अंतराल के गुणनफल को हम लोग आवेग कहते हैं। और आवेग की दिशा उसी तरफ होती है जिस तरफ बल की दिशा होती है, और इसका मात्रक है न्यूटन सेकेंड। आवेग क्या है? एक सदिश राशि है, और इसकी बीमा होती है mL/(-1)। इसकी आवेग की बीमा हो गई, और आवेग का मात्रक हो गया न्यूटन सेकेंड। अब 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं, इसको थोड़ा हम लोग जान जाते हैं। जब वस्तु के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष अवस्था में परिवर्तन होता है तो वस्तु इस अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, जिसे हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? तो थियोडोलाइट यंत्र से लंबवत कोण को मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबवत कोण। 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होगा, जबकि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है, बाकी कैलोरी, अर्ग और जूल ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है, और ऊष्मा का हस्तांतरण चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से होता है। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।